नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे 69 बीपीएससी के प्रीलिम्स टेस्ट के बारे में। कल मैंने एक और टेस्ट अपलोड किया हुआ था ऑफ टेक्स्ट बुक सीरीज़। इस टेस्ट में हम बात करेंगे यूनियन बजट 2023 और 24 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे इसी टेस्ट में हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर। तो what is the annual financial statement? The first is, this is the provided in the constitution under the article of 112. It shows the actuals for the fiscal year 2022 और 2023. budget word is not mentioned in the constitution. Now which of the following is the incorrect option, यानी कि कौन सा जो है वो incorrect option है। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसी को ही हम बोलते हैं क्या, इसी को ही हम लोग बोलते हैं बजट। ओके, सो द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कॉल्ड बजट एंड द बजट वर्ड इज नॉट सेपरेटली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेपरेटली मेंशन उसको नहीं किया हुआ है और आर्टिकल 112 में ही बजट का मेंशन या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मेंशन किया गया है। क्लियर। सो फर्स्ट जो हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, जो लिखा हुआ है इट शोज़ द एक्चुअल्स फॉर द फिजिकल ईयर 2022 और 23। नहीं, ये जो है वो गलत है, क्योंकि जो बजट है, ठीक है, वो क्या होता है, वो नेक्स्ट ईयर के लिए होता है। क्लियर। तो वो 23-24 के लिए है, हेंस द सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। द थर्ड स्टेटमेंट इज, जो बजट वर्ड है कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये आपका बिल्कुल सही है। सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है ना, आकस्मिक निधि क्या होती है उसके बारे में पूछा गया हुआ है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज, करेंटली द पार्लियामेंट हैज़ ऑथराइज्ड फॉर द कॉर्पस ऑफ 30,000 crore contingency fund of the India exist for the disasters and related unforeseen expenditures. It placed at the disposal of the cabinet minister. Now which of the following is the correct answer? So the correct answer of the given question is B, दैट इज़ 1 and 2, यानी कि सिर्फ पहला और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के बारे में प्रश्न पूछा गया है, माने कि आकस्मिक निधि। ठीक, कई सारा दो तरह के फंड होते हैं स्पेशली, जैसे मैं बात करूं, एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक, और दूसरा होता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। जो भी जजेस होते हैं उनकी जो सैलरीज होती हैं, ठीक है, वो सारा कुछ कहाँ से जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाता है। कंटिजेंसी फंड क्या होता है, आकस्मिक निधि। अगर क्या होता है कि कभी कोई इमरजेंसी आ जाती है, ठीक, कोई आपदा आ जाती है, तो उस समय इस फंड से पैसे निकाले जाते हैं और इसका अभी का जो कॉर्पस है, ठीक है, इट इज़ 30,000 crore। सो द स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट इज कंटिजेंसी फंड जो ऑफ इंडिया, ये क्या होती है, डिजास्टर के लिए होता है और कोई भी अनफोर्सीन अगर एक्सपेंडिचर हो रहा है उसके लिए होता है, एज आई टोल्ड यू। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज, इट प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है। ये कैबिनेट मिनिस्टर के डिस्पोजल पर नहीं होता है। क्लियर, ये पता होना चाहिए। इट इज़ एट द डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं उनकी ये डिस्पोजल पे होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन बजट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। सो आप सारे ऑप्शंस देख लीजिए। सो द करेक्ट आंसर इज सी, जो थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक, अब हम सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे। पहला लिखा हुआ है, नॉन टैक्स रिसीप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट मेनली कंसिस्ट ऑफ द इंटरेस्ट, dividends and the investment in the additional fees and other receipts for the services rendered by the government. Next, interest payment debt is the part of the revenue expenditure. Third, all the grants to be the state government or the union territories except for the use of the creation of the capital assets. तो देखिए इसमें थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। इसको मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। नाउ लेट अस हैव अ लुक ऑन दी बजट। सो अगर हम बजट की बात करें तो बजट में दो पार्ट होते हैं। द फर्स्ट इज़ दी इट्स रिसीट पार्ट एंड द सेकेंड वन इज़ दी एक्सपेंडिचर पार्ट। मतलब पहला है कि रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है एंड दूसरा है एक्सपेंडिचर आप कहाँ पर कर रहे हैं। क्लियर। नाउ अब बजट की जो रिसीट है, ठीक है, इसको हम और कई पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे बजट रिसीट का मतलब क्या हो गया कि कहाँ से हम पैसा हमें मिल रहा है। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो गया, कहाँ पर पैसा हमारा खर्चा हो रहा है। क्लियर। अब बात करते हैं, पहला है हमारा रेवेन्यू रिसीट।
ठीक। रेवेन्यू रिसीट जो है उसमें भी दो पार्ट है, पहला है टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। यानी कि रेवेन्यू रिसीट में हमें दो जगह से पैसा मिल रहा है, पहला है जो टैक्स के फॉर्म में मिल रहा है, दूसरा नॉन टैक्स के फॉर्म में मिल रहा है। टैक्स के फॉर्म में भी दो टाइप हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, गिफ्ट, वेल्थ, स्टेट एंड द एक्सपेंडिचर। फिर बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में, इट इज़ द सेल टैक्स, कस्टम टैक्स, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। ये सारे जो टैक्सेस हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में हैं। नेक्स्ट इज़ दी नॉन टैक्स रेवेन्यू, यानी कि वो रेवेन्यू जो गवर्नमेंट जनरेट कर रही है बट ये रेवेन्यू टैक्स से नहीं आ रहा है, नॉन टैक्स से आ रहा है। ठीक, यहाँ पर हम बात करेंगे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रिसीट, यानी कि आपने जो भी पेमेंट लोन दिया है उसमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो जो पैसा है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंतर्गत आएगा। या फिर आपने कहीं से प्रॉफिट या डिविडेंड जनरेट किया है, आपने फीस और फाइन्स लगाए हैं, एक्सटर्नल जो ग्रांट्स दी हैं उस पर, और उसके बाद स्पेशल असेसमेंट। ठीक, स्पेशल असेसमेंट जो आप कर रहे हो, डिविडेंड फ्रॉम द पीएसयू, यानी कि जो पीएसयू हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो कंपनीज हैं गवर्नमेंट की, उनसे जो लाभ गवर्नमेंट ने लिया है उसके बारे में। देन चालान्स, गवर्नमेंट जो चालान काटती है उसमें पैसा मिलता है। यूपीएससी की जब आप फीस भरते हो या किसी भी एग्जाम की फीस भरते हो, इट कम्स अंडर दी नॉन टैक्स रेवेन्यू एंड इंटरेस्ट ऑफ द लोन, यानी कि किसी लोन में आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो किस में आएगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू में। अब बात करते हैं कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर आपको पैसा मिल रहा है, ठीक, पर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप को पैसा तो मिल रहा है पर आपका जो एसेट है वो कम हो रहा है, लायबिलिटी बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट दो ही चीज़ कर सकती है। कभी कभी देखिए, अगर आपने सपोज एक कार खरीदी और वो जो कार है, ठीक, तो वो आपका एसेट नहीं है, वो आपकी लायबिलिटी, क्योंकि आपको उसमें पेट्रोल डालना है, सर्विस करानी है। तो एसेट का मतलब क्या होता है, जो आपको पैसा कमा के दे इन फ्यूचर। लायबिलिटी का मतलब जहाँ पे आपको पैसा खर्च हो। तो कैपिटल रिसीप्ट में भी हम बात करेंगे कि एसेट हमारे घट रहे हैं, लायबिलिटी बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट्स लोन टेकन, यानी कि मार्केट से जो लोन लिया गया है वो क्या है, गवर्नमेंट की, वो गवर्नमेंट की कैपिटल रिसीट है। रिकवरी ऑफ द लोन्स, स्टेट और यूनियन टेरिटरी से जो ले रहे हैं, डिस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, वो भी गवर्नमेंट का एसेट जो है उसमें कम हो रहा है। कहीं से आप बोरोइंग ले रहे हैं उसमें भी एसेट कम हो रहा है। फिर आपका जो प्रोविडेंट फंड है, ठीक, अपार्ट फ्रॉम दैट द डेप्ट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग, इन सब में क्या हो रहा है, आपका कहीं ना कहीं जो एसेट्स हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। फिर बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहाँ पर करती है, तो एक्सपेंडिचर के मामले में यहाँ पर दो तरह के एक्सपेंडिचर है, पहला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट से पैसे खर्चा कर रही है, कुछ जनरेट नहीं हो रहा है, यानी कि एसेट्स और लायबिलिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा। बट अगर हम बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर की, सो देयर विल बी इंक्रीज इन द एसेट्स, एसेट की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज करेंगी एंड द लायबिलिटी विल बी डिक्रीज्ड। ठीक, तो यहाँ पर बात करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कहाँ पर गवर्नमेंट पैसा खर्चा कर रही है लेकिन कुछ एसेट जनरेट नहीं हो रहा है। जैसे पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो भी लोन लिए हैं उसमें जो इंटरेस्ट भर रहा है वो क्या है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट इज दी पेमेंट ऑफ द सैलरी एंड द पेंशंस। ठीक, नेक्स्ट इज दी कोई गवर्नमेंट ग्रांट और सब्सिडीज दे रही है, या हेल्थ और एजुकेशन में जो भी पैसा खर्चा हो रहा है, ये सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट इज दी सोशल एंड दी वेलफेयर स्कीम्स जो भी चल रही हैं, इट ऑल कम्स अंडर दी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होगा कि गवर्नमेंट का जो एसेट्स है वो बढ़ेगा और जो लायबिलिटी है वो क्या होगी, कम होगी। इट्स लाइक द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड, यहाँ पर क्या हो रहा है, रोड बन रही है, तो यानी कि एसेट क्या बन रहा है, तो रोड, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, ये जितनी भी जो मैन्युफैक्चरिंग चीज़ है वो सारा किस में अंतर्गत आएगा, अंडर द कैपिटल एक्सपेंडिचर। परचेज ऑफ द लैंड और द मशीनरी, इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स, ठीक, लोन्स टू द स्टेट्स और द फॉरेन गवर्नमेंट्स, जो फॉरेन गवर्नमेंट को लोन दिए जाएंगे वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये लोन बाद में पैसे रिकवर करके देंगे और इनसे इंटरेस्ट भी मिलेगा। रिपेमेंट ऑफ द लोन एंड लोन गिवन, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये किसमें आती हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया पूरा बजट का कॉन्सेप्ट। आई होप अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और नॉट द पार्ट ऑफ द कैपिटल रिसीट। तो कैपिटल रिसीट का कौन सा पार्ट नहीं है। ठीक है, अब देखिए कैपिटल रिसीट की हमने क्या बात की थी, ये जो सारी चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें किस में आ रही थी, दीज थिंग्स विल कम इन दी कैपिटल रिसीट। ठीक, कैपिटल रिसीट का मतलब क्या होगा, एसेट कम हो रहा है, लायबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसमें से बोल रहा है कि कौन सा, कैपिटल रिसीट का मतलब क्या हो गया कि एसेट जो है आपका वो घट रहा है, लायबिलिटी जो आपकी है वो बढ़ रही है। पर लिखा हुआ है लोन फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड दी बॉडीज़, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, फॉरेन गवर्नमेंट से लोन को ले रहे हैं।
नेक्स्ट इज द डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीडिंग्स एंड द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीडिंग्स एंड द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन. द थर्ड इज द रिकवरी ऑफ द लोन्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, मार्केट बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक एंड द बोरोइंग्स थ्रू द सेल ऑफ द ट्रेजरी बिल्स, दैट इज द शॉर्ट टर्म बोरोइंग. हम बात करते हैं कि इसमें से कौन सी चीज़ है जो कैपिटल रिसीट का पार्ट नहीं है. कैपिटल रिसीट का मतलब मैंने क्या बताया, फिर से देख लें. कैपिटल रिसीट का मतलब बताया कि आपके जो एसेट्स है वो कम हो रहे हैं, लॉट लाइबिलिटी बढ़ रही है. तो पहले लिखा हुआ है लोन्स फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट एंड दी बॉडीज़. तो जब भी आप फॉरेन गवर्नमेंट से लोन लोगे तो ये क्या होगा, ये आपके बेसिकली क्या करेगा, ये आपके जो एसेट्स है उसको कम करेगा, लाइबिलिटी बढ़ाएगा, क्योंकि आपको रीपेमेंट भी करना है, ठीक है. तो यानी कि ये जो है दिस इज द पार्ट ऑफ द कैपिटल रिसीट. नेक्स्ट इज द डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीडिंग्स एंड द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन. तो जब भी आप डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपके क्या हो रहे हैं, एसेट्स कम हो रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द कैपिटल रिसीट. नेक्स्ट इज द रिकवरी ऑफ द लोन्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट. नाउ दिस इज जस्ट अ मिनट, या ठीक है, जब आप ठीक है, अगर देखा जाए कि जो दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीडिंग. तो डिसइन्वेस्टमेंट तो क्या है, इसमें एसेट आपका कम हो रहा है, ठीक है. तो यहाँ से तो क्या होना चाहिए, ये आपका बेसिकली कैपिटल रिसीट का पार्ट होना चाहिए. पर यहाँ पे लिखा हुआ है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन. डिविडेंड जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक, इट इज़ द पार्ट ऑफ द रेवेन्यू रिसीट, ठीक है. आप रेवेन्यू रिसीट में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है कि डिविडेंड फ्रॉम दी PSU, ठीक. तो जो भी डिविडेंड आता है ये एक नॉन टैक्स रेवेन्यू है, ठीक है. तो ये किसका पार्ट है, ये रेवेन्यू रिसीट का पार्ट है, इसीलिए ये पूरा का पूरा जो है वो कैपिटल रिसीट का पार्ट नहीं है. तो ये जो आपका हो जाएगा नहीं है, यानी कि जो आपका बी ऑप्शन है ये 2 नंबर ये नहीं है, यानी कि ये तो हो सकता है, ये भी हो सकता है आंसर में. सर देखते हैं रिकवरी ऑफ द लोन्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट. तो जब भी आप क्या करोगे, लोन्स की रिकवरी करोगे तो इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द कैपिटल रिसीट. नेक्स्ट इज द मार्केट बोरोइंग फ्रॉम दी पब्लिक बोरोइंग थ्रू दी सेल्स ऑफ द ट्रेजरी बिल्स. मैंने बताया जब भी आप डिसइन्वेस्टमेंट करोगे, सेल्स करोगे ट्रेजरी बिल्स का, दिस विल ऑल बी द पार्ट ऑफ द कैपिटल रिसीट. तो ओनली आपका जो 2 है दैट इज बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रेलवे बजट. रेलवे बजट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है. इट इज प्रेजेंटेड टुगेदर विद द यूनियन बजट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2017-18, यानी कि 2017-18 से ये यूनियन बजट के साथ रेलवे बजट आने लगा, ठीक. तो ये जो स्टेटमेंट है वो सही है. नेक्स्ट बात करते हैं द टोटल रिसीट एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ द रेलवे आर इनकॉर्पोरेटेड इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. नेक्स्ट इज इन द बजट 2023-24 2.4 लाख करोड़ capital outlay has been sanctioned for the railway. So this is also correct. So the correct answer will be D. That is the more than one of the above are correct. यानी कि जो जितने भी स्टेटमेंट लिखे हैं वो सारे सही लिखे हैं. और ये आपको पता होना चाहिए कि 2017-18 से क्या हो गया था, जो यूनियन बजट था वो फाइनेंशियल बजट के साथ में ही आने लगा था. नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द UITF विच इज टू बी एस्टेब्लिश्ड एज पर द यूनियन बजट 2023-24. तो इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड. अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड. जो भी जो टायर 2 सिटीज़ हैं, टायर 3 सिटीज़ हैं, वहाँ पर जो भी डेवलपमेंट होगा, ठीक है, उसको ये फंड देखेगा, क्लियर. एंड दिस विल बी अंडर द नेशनल हाउसिंग बैंक और इट विल बी मैनेज बाय द नेशनल हाउसिंग बैंक. नेक्स्ट बात करते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बजट एलोकेशन ऑफ द फिजिकल ईयर 2023-24 अक्रॉस द मिनिस्ट्रीज एंड चूज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट. यानी कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो आप देख ले इसमें. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस हैज द लार्जेस्ट शेयर इन द बजट एलोकेशन. जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसका जो शेयर है वो लार्जेस्ट है, नियर अबाउट 55% जो शेयर हमने दिया हुआ है इस बार के बजट को वो दिया हुआ है डिफेंस में. ये आपको पता होना चाहिए, क्लियर. और उसके अलावा अगर बात किया जाए तो और भी कई सारे सेक्टर हैं, ठीक है, उन्हें हम लोगों ने पैसा दिया हुआ है, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को 6% नियर अबाउट दिया हुआ है. रेलवेज़ की बात करें, ठीक, तो इसको दिया हुआ है 5.4%. हमने इतना पैसा इसको दिया हुआ है. तो इस तरह से कई सारे सेक्टर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो हम डिफेंस में कर रहे हैं. द नेक्स्ट इज दी गवर्नमेंट हैज़ रिट्रेटेड टू ब्रिंग द फिजिकल डेफिसिट बिलो व्हाट परसेंटेज ऑफ द GDP बाय 2025-26. तो यानी कि 2025-26 तक फिजिकल डेफिसिट
कि कितने अंदर हम जीडीपी को लेके आ रहे हैं। सो द करेक्ट आंसर इज 4.5%। हमारा जो टारगेट है कि अपकमिंग 50 सालों में, यानी कि 50 ईयर्स में, ठीक है, 50 ईयर्स इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे स्टेट को, और हमारा जो टारगेट है कि जो फिजिकल डेफिसिट है उसको हम लेके आए बिलो 4.5% of the GDP by 2025 to 2026. The next is the union government will give the interest-free loans to the state which are to be spent on the capital expenditure within the 2023-2024 for how many years? यानी कि जो states हैं उनको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा कितने सालों के लिए, ठीक, तो ये दिया जाएगा 50 सालों के लिए, ठीक, तो स्टेट्स को इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा 50 सालों के लिए, एंड इट हैज़ टू बी स्पेंड ऑन दी कैपिटल एक्सपेंडिचर विद इन 2023-2024, यानी कि जो स्टेट्स हैं उसको स्पेंड करेंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ दी कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि कैपिटल एसेट्स के फॉर्मेशन में इसको बेसिकली स्टेट्स देंगे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। नाउ प्लीज लुक एट दिस स्टेटमेंट। सो द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज सी। सी में क्या लिखा हुआ है, देयर हैज़ बीन द कॉन्स्टेंट इंक्रीज इन दी फॉरेक्स रिजर्व। जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, ठीक, उसमें कॉन्स्टेंट इंक्रीज हुआ है। दिस स्टेटमेंट इज इंक्रीज, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। वाई? कहीं पर भी आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में अगर कहीं लिखा हुआ कॉन्स्टेंट इंक्रीज, कॉन्स्टेंट डिक्रीज, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो आपका स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है, गलत होता है। क्लियर, ठीक। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करें, अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2023-24 द इनकम टैक्स रिबेट लिमिट इज इंक्रीज्ड टू डैश अंडर द न्यू टैक्स रिजीम। यानी कि जो इनकम टैक्स की जो रिबेट लिमिट है, ठीक है, जो छूट की लिमिट है, उसको कितना बढ़ा के कर दिया गया हुआ है। तो इनकम टैक्स की रिबेट की जो लिमिट थी वो बढ़ा के हम लोगों ने कर दी है 7 लाख। क्लियर, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। पहले वो थी क्या 5 लाख, 5 लाख से बढ़ा के कर दिया गया है इसको 7 लाख। ये आपको पता रहनी चाहिए, ठीक। और जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो हाइक की गई है वो यानी कि की गई है 2.5 lakhs to 3 lakhs, ठीक। ये चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। द नेक्स्ट पार्ट इज अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2023-24 द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाई हाउ मैनी लाख्स रुपीज़। अभी मैंने बताया जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो 2.5 से 3 लाख की गई है, ठीक। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2023-24 द स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ हाउ मैनी रुपीज़ विल बी सैलरीड इंडिविजुअल एंड द पेंशनर्स गेट रिस्पेक्टिवली। क्लियर, तो उनको कितना अमाउंट मिलेगा। सो द करेक्ट आंसर इज डी, 50,000 टू एंड 15,000। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द न्यू टैक्स रिजीम द हाइएस्ट सरचार्ज रेट इन द पर्सनल इनकम टैक्स हैज़ बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 37 टू हाउ मच फॉर द इनकम अबव 2 करोड़। यानी कि जिसकी भी इनकम 2 करोड़ है उसके लिए कितना रिड्यूस किया गया हुआ है इनकम टैक्स को। सो द करेक्ट आंसर इज 25%। पहले जो ये जो लिमिट थी इट वॉज 37, नाउ ये 25 है अगर आपकी जो एनुअल इनकम जो है वो 2 करोड़ से ज़्यादा है। द नेक्स्ट इज दी अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2023-24 द लिमिट ऑफ द टैक्स एग्जेम्पशन ऑन द लीव इन कैशमेंट on the retirement of the non-governmental salaried employees has been increased from the 3 lakhs to how many rupees। यानी कि अगर आप अपनी जो लीव्स है उसको इन कैश करवाना चाहते हो, क्लियर, तो इसकी जो लिमिट है वो 3 लाख से बढ़ा के कितनी कर दी गई है, तो इसकी जो लिमिट है वो 3 लाख से बढ़ा के 25 लाख कर दी गई है। नेक्स्ट इज द लिमिट ऑफ द डिडक्शन फ्रॉम द कैपिटल गेन ऑन द इन्वेस्टमेंट इन रेजिडेंशियल हाउस हैज़ बीन फिक्स्ड एट व्हाट रुपीज़। यानी कि आप अपनी जो लिमिट आपने जो फिक्स की है, ठीक है, कैपिटल गेन ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ द रेजिडेंशियल हाउसेज, वो उसको कितने में अमाउंट में फिक्स की गई है, ये है आपका 10 करोड़। द नेक्स्ट इज द बजट प्रोसेसेस टू इंक्रीज द लिमिट ऑफ द प्रीजम्पटिव टैक्सेशन फॉर द माइक्रो एंटरप्राइजेस बाई हाउ मैनी रुपीज़। क्लियर, तो यानी कि जो इंक्रीज किया गया हुआ है लिमिट में ऑफ द प्रीजम्पटिव टैक्सेशन फॉर दी माइक्रो एंटरप्राइजेज, उसको कितना बढ़ाया गया है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 3 करोड़, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ द कंसेशनल टैक्स रेट विल बी
given to the new cooperative societies starting construction by the March 31st 2024। यानी कि जो भी नई कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनके कितना कंसेशनल टैक्स रेट को दिया जाएगा। ठीक, तो द करेक्ट आंसर इज 15%। यानी कि जो भी नई कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ बनेंगी, ठीक, उनके कंस्ट्रक्शन में 15% का कंसेशनल टैक्स रेट दिया जाएगा। द नेक्स्ट इज द लिमिट ऑफ द TDS ऑन द कैश विड्रॉल फॉर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैज़ बीन इंक्रीज टू। द करेक्ट आंसर इज दी 3 करोड़। मीन्स जो भी कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ हैं उसके कैश विड्रॉल की जो लिमिट है, ठीक, उसको इंक्रीज कर दिया गया है अप टू 3 करोड़। व्हाट इज द पर मेंबर अपर लिमिट फॉर द कैश डिपॉजिट एंड द लोन बाय द प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज? सो द करेक्ट आंसर इज 2 लाख। तो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं उनकी कैश की डिपॉजिट की अपर लिमिट जो है वो कितनी है? 2 लाख रुपए। नेक्स्ट बात करते हैं टिल व्हाट टाइम द डेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड फॉर द इनकम टैक्स बेनिफिट टू द स्टार्टअप? सो द करेक्ट आंसर इज 31st of March 2024। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2023-24, हाउ मैनी ज्वाइंट कमीशंस विल बी पोस्टेड फॉर द डिस्पोजल ऑफ द पेटी अपील्स? यानी कि जो पेटी अपील्स हैं उसके लिए हाउ मैनी ज्वाइंट प्रपोजल्स, हाउ मैनी ज्वाइंट कमीशंस विल बी पोस्टेड? तो कितने पोस्ट किए जाएंगे? नियर अबाउट 100 कमीशंस विल बी पोस्टेड। नेक्स्ट, एज पर द यूनियन बजट 2023-24, द TDS रेट ऑन द taxable portion of the EPF withdrawal in the non-PAN case will be reduced from 30% to how much percent? So the correct answer is C, which is 20%. Next is, according to the Union Budget 2023-24, what is the estimated percentage of the economic growth for the current year? So what is the economic growth of the current year का percentage क्या है? So the correct answer is the 7%. 7% is the economic growth rate of the current year. According to the Union Budget 2023-24, how many people were supplied free food by the government during the COVID-19 pandemic with the PM-GKY scheme? So the correct answer of the given question is 80 crores. Means 80 करोड़ लोगों को PM-GKY, ठीक, के अंतर्गत फूड दिया गया था ड्यूरिंग दी COVID-19। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2023-24। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द विजन ऑफ द अमृत काल इंक्लूड्स द टेक्नोलॉजी ड्रिवन नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी with a strong public finance, strong financial sector, and Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihood Mission has made the remarkable achievement success by the organizing rural women in the 81 lakh self-help groups। इस तरह के जब भी बड़े स्टेटमेंट होंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो सही होते हैं, hence both the options are correct। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2023-2024। फर्स्ट, इंक्लूसिव ग्रोथ, reaching the last milestone, infrastructure and investment, unleashing potential. Now, which of the following is not one of the 7 priorities of the budget? So basically budget में इस बार 7 priorities और you can say 7 pillars थे। Now, which one of the following is not one of them? So none of the above। यानी कि ये जो सारे ही हैं they were all the part of the 7 pillar that were there in the Union Budget 2023-2024। Next, what is the rank of the India in the production of the Shri Anna as per the Union Budget 2023-2024? So it is the first. So India was the largest producer and the second largest exporter of the Shri Anna in the world, and they have many health benefits and have an integral part of the diet for the centuries. According to the Union Budget 2023-24, what is the target set to eliminate the sickle cell anemia? Now this is the important question. What is the target set to eliminate the sickle cell anemia? So the correct answer is 2047। 2047 तक हमने टारगेट किया हुआ है that we will eliminate the sickle cell anemia. Now anemia caused by the deficiency of the iron. According to the Union Budget 2023-24, how many Eklavya model residential schools are placed to be open? So the correct answer is 740 schools are placed to be open.
नेक्स्ट, इंडियन रेलवे वुड रिसीव अ कैपिटल एलोकेशन of about 2.4 lakhs crore in the union budget 2023-24, which will be how many times higher than the financial year 2013 to 2014? So the correct answer is 9 times. So this amount that the railway is going to have is 9 times more than the 2013 to 2014. According to the union budget 2023-24, when is the target set to achieve the objective of the पंचामृत? तो पंचामृत का टारगेट हमें कब तक अचीव करना है? सो इट इज़ दी 2030. ठीक, तो इंडिया इज मूविंग स्ट्रांगली टुवर्ड्स दी पंचामृत एंड नेट जीरो कार्बन इमिशन बाय दी 2030. द नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन. तो यू नो अभी आपका जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसको लॉन्च किया हुआ है. ठीक, सो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो करेक्ट है? First is rupees 19,700 crores has been allocated for this purpose. तो 19,700 crores रुपए allocate किए गए हैं इसमें. ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लेट यू नो द करेक्ट आंसर. तो करेक्ट आंसर जो इसका है वो है डी. ठीक, यानी जो सारे स्टेटमेंट है वो क्या है? सही है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? 19,700 crores has been allocated for this purpose. Right, it aims at the low cost carbon intensity economy, reducing the dependency on the fossil fuels and the import. This is also correct. The budget provides 35,000 crores for the energy transition and priority capital investment. This is also correct. So all the three statements are correct. Next, according to the union budget 2023-24, how many crores is revised estimate of the total received excluding the borrowing. यानी कि borrowing को हटा के, ठीक है, हमने क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे. यहाँ लिखा हुआ है हाउ मेनी करोड़ इज द रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ द टोटल रिसीट, ठीक, एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग्स. यानी कि हम अगर अपनी बोरोइंग को हटा दें, हमें रिसीट कैसे मिलती है? रिसीट मतलब पैसा कैसे हमारे पास आता है? या तो हमने बेसिकली टैक्स से लिया हुआ है या नॉन टैक्स से लिया हुआ है या तो बोरो किया हुआ है. तो बोरोइंग को हटा के हमारे पास कितना रुपए आया हुआ है, ये इसके बारे में ये क्वेश्चन है. सो द करेक्ट आंसर इज 24.3, यानी 20 द करेक्ट आंसर. ठीक है, सो हमारा जो 24.3 लाख करोड़ है ये हमने क्या किया हुआ है? ये हमने रिवाइज एस्टिमेट लिया हुआ है. तो द रिवाइज एस्टिमेट ऑफ द फिजिकल डेफिसिट फॉलोइंग द बजटरी एस्टिमेट ऑफ इज इट इज द 6.4% ऑफ द जीडीपी. ये क्या है? इट इज द 6.4% ऑफ जीडीपी. ठीक है, तो ये पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज एज पर द यूनियन बजट consider the following statement regarding the electronics. Next, the first statement is the mobile phones production in India is increased from 5.8 crore units to around 31 crore units from in 2023-2024. Okay. The next is the increase in the custom duties on the import of the certain parts and the inputs such as the camera, lenses and accessories. The next is the accessories duty on the lithium and cell batteries to continue. Now which of the following is the correct answer? So the correct answer is D, यानी कि सारे स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. नेक्स्ट बात करते हैं which of the following is not correctly matched with respect to the proposed expenditure from the union budget. The first statement is interest payment 20%, subsidy 7%, defense 15%, pension 4%. So the correct answer is C. ठीक, अभी मैंने बताया आपको जो डिफेंस है उसको 8% ऑफ द यूनियन बजट का एलोकेट किया गया. डिफेंस जो है उसको 15% नहीं 8% ऑफ द यूनियन बजट का एलोकेट किया गया है. और वो दैट दिखेगा कि टोटल नियर अबाउट हम लोग 55% खर्चा कर रहे हैं सिर्फ डिफेंस में. ठीक है, पर यूनियन बजट का टोटल का अगर बात की जाए डिफेंस हैज़ बीन एलोकेटेड 8% इन द यूनियन बजट. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट शेयर इन द प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर फ्रॉम द यूनियन बजट 2023-24. सो एज आई अर्लियर टोल्ड यू, यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट पेमेंट. हमारा जो हाईएस्ट शेयर जो है एक्सपेंडिचर में होगा हमारा वो इंटरेस्ट पेमेंट में होगा. ठीक, हाईएस्ट शेयर इन दी एक्सपेंडिचर. ठीक, डिफेंस में भी होगा बट इंटरेस्ट पेमेंट में हमारा बहुत सारा पैसा जा रहा है. डिफेंस में भी आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो अमाउंट हम खर्चा करते हैं वो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट में ही होता है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लीस्ट शेयर इन दी प्रपोज एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनियन बजट 23-24. किसका जो शेयर है वो सबसे ज़्यादा कम है? सबसे ज़्यादा कम किसका है? सबसे ज़्यादा कम है पेंशन का. ठीक है,
फिर बात करेंगे एज पर द यूनियन बजट 2023-24 प्रपोज्ड फिजिकल डेफिसिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 इज, फिजिकल डेफिसिट हमारा कितना है, ठीक। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है कि आपने कितना खर्चा किया और आपकी कितनी इनकम हुई, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड द फिजिकल डेफिसिट। तो 2023-24 के लिए हमारा जो फिजिकल डेफिसिट था वो कितना था, सो इट वाज नियर अबाउट 5.9% ऑफ द जीडीपी। तो इतना हमें फिजिकल डेफिसिट अभी हो रहा है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द 7 प्रायोरिटीज और दी सप्तऋषि ऑफ द यूनियन बजट। तो कौन से 7 प्रायोरिटीज में नहीं है, इसमें अभी क्वेश्चन भी आया था। तो विमेन जो एम्पावर है, ठीक है, ये इसमें नहीं है। आउटले ऑफ द पीएम आवास योजना इज बीइंग इंक्रीज्ड बाय द 66% इन द यूनियन बजट 2023-24। तो आउटले कितना इंक्रीज किया है इन द नंबर्स, सो इट इज दी 79,000 करोड़। अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट a capital outflow of how many crores has been provided for the railway, which is the highest ever outlay, almost in the 9 times outlay made in the 2023-2024, ठीक। तो as I told you earlier also it is the 2.4 लाख करोड़। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फिर से स्टेटमेंट आ गया कि 2013-14 के कंपेयर में ये कितना है, इट इज़ 9 टाइम्स, जो भी खर्चा किया गया है इट इज़ 9 टाइम्स। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2023-24 IGOT Karmyogi is an integrated online training platform has been launched to provide the continuous learning opportunity to upgrade their skills and facilitate a people-centric approach to। तो ये किसके लिए है, बेसिकली इट इज़ फॉर दी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनके लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय सबके लिए बेसिकली कर्मयोगी मिशन लाया गया था। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2023-24 द जन विश्वास बिल हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड टू अमेंड द 42nd सेंट्रल एक्ट्स, ठीक। तो उसके लिए जन विश्वास बिल लाया गया था। ये किसके लिए था, फर्दर फेथ बेस्ड कंप्लेंट्स, यानी कि जो जन विश्वास बिल है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था टू अमेंड द 42nd सेंट्रल एक्ट टू टेक फॉरवर्ड द ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, यानी कि जो गवर्नेंस है उसको ट्रस्ट बेस्ड बनाया गया, उसके लिए ये लेके आ गया था। नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी विल बी ब्रॉट इनटू द यूनियन बजट टू। तो इसको किस लिए लाया जाएगा, टू स्टार्टअप एंड एजुकेशन। नेक्स्ट, एज पर द यूनियन बजट हु इज सपोर्टेड एज द सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस फॉर द शेयरिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग द श्री अन्ना। तो श्री अन्ना के लिए बेस्ट प्रैक्टिस के लिए कौन सा स्टेट है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज हैदराबाद। सो हैदराबाद क्या है, बेस्ट स्टेट्स है रिगार्डिंग द श्री अन्ना। श्री अन्ना क्या होते हैं, मिलेट्स, ठीक है, मिलेट्स हमारे जो स्टेपल डाइट्स हैं। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2023-24 व्हाट इज द टोटल रिसोर्सेज बीइंग ट्रांसफर्ड टू द स्टेट। स्टेट को टोटल कितने रिसोर्सेज को ट्रांसफर किया जाएगा, इट इज 17.98 लाख रिसोर्सेज को ट्रांसफर किया जाएगा। यूनियन बजट 2023-24 द एग्रीकल्चरल क्रेडिट टारगेट इज, व्हाट इज आवर एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट, सो इट इज 20 लाख करोड़। 20 लाख करोड़ जो है हमारा एग्रीकल्चरल क्रेडिट टारगेट है। अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट हाउ मच मनी हैज़ बीन आउटले फॉर द एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी ट्रांजिशन एंड द जीरो कार्बन ऑब्जेक्टिव। तो इसके लिए कितना बजट को एलोकेट किया गया है, सो इट इज़ रफली नियर अबाउट दी 35,000 करोड़ इसको एलोकेट किया गया है। अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट पीएम प्रणाम schemes will be launched to encourage the states and the union territories to promote which of the following। तो पीएम प्रणाम स्कीम का उद्देश्य क्या है, ठीक। सो पीएम प्रणाम जो स्कीम है इसका जो उद्देश्य है ये है बैलेंस द यूज ऑफ द अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर एंड द केमिकल फर्टिलाइजर, ठीक। यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर और अल्टरनेटिव जो भी फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक, उनके हमको जो यूज़ है उसको क्या करना है, उसे बैलेंस करना है। अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट द नंबर ऑफ द बेसिक custom duty rates on the goods and other textile and the agricultural were reduced to how many, यानी कि जो भी बेसिक कस्टम जो रेट्स है उसको कितना रिड्यूस किया गया है। सो द करेक्ट आंसर इज 13। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट द मिस्टी योजना विल बी स्टार्टेड फ्रॉम होम। तो मिस्टी योजना को किसने स्टार्ट किया गया है, इट इज़ फॉर द मैनग्रोव प्लांटेशन इन दी इट इज़ फॉर दी मैनग्रोव प्लांटेशन अलॉन्ग द बीचेस। तो जो मैनग्रोव प्लांटेशन होगा बीच के अलॉन्ग में उसके लिए मिस्टी योजना का आयोजन किया गया हो। तो ये आपको पता होना चाहिए, इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट मिस्टी योजना इज
को आयोजन जो किया गया हुआ है ये मैंग्रोव प्लांटेशन अलोंग द बीचेस के लिए एक सर्टिफिकेशन भी देते हैं विच इज़ द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम विल बी notified under. So the green credit program will be notified under the Environment Protection Act of the 1986. According to the union budget, the Amrit Dharohar Yojana will be implemented in the next 3 years to encourage the optimum use of. तो अमृत धरोहर योजना का यूज़ क्या है, ठीक, इसको यूज़ करेंगे इंक्रीज दी अमृत धरोहर में वेटलैंड बायोडाइवर्सिटी एंड दी कार्बन स्टॉक्स, इनको इंक्रीज करने के लिए इसका उपयोग करेंगे, ठीक। फिर बात करते हैं ऑल इंडिया नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स स्कीम्स अंडर दी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर विल बी लॉन्च टू प्रोवाइड दी स्टाइपेंड सपोर्ट टू। तो कितने लोगों को ये स्टाइपेंड सपोर्ट प्रोवाइड करेगा? इट इज़ नियर अबाउट 47 लाख यूथ इन 3 ईयर, ठीक, इनको स्टाइपेंड सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक। द नेक्स्ट इज outlay of rupees 20,700 crores has been provided for the renewable energy grid integrated and the evacuation from which state or union territories। तो लद्दाख में एक रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड को लगाया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी यूज्ड एज द कॉमन आइडेंटिफायर फॉर ऑल द डिजिटल सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट एजेंसीज स्पेसिफाइड टू ब्रिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो कौन सी बेसिकली कॉमन आइडेंटिफायर एक डिजिटल सिस्टम होगा जो सारी एजेंसी को बेसिकली ब्रिंग टुगेदर करेगा एंड इट विल ब्रिंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। क्लियर? सो द आंसर इज द पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर। नेक्स्ट बात करेंगे 5,300 crores will be given as the central assistance to the Upper Bhadra project for sustainable micro irrigation and filling of the surface tanks for the drinking water. This project is located in this state. So the question is the Bhadra water project ये कहाँ पर है? ठीक है, जो भद्रा वाटर प्रोजेक्ट है इट इज़ इन दी कर्नाटका। क्लियर? आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि भद्रा शुड बी इन दी कर्नाटका। नाउ इंडिया शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिया शेयर्ड repository of the inscriptions will be set up in a digital epigraphic museums with the digitalization of ancient inscription in the first phase as per the union budget। तो यहाँ पर कितना अमाउंट के बारे में पूछ रहा हुआ है? इट इज़ दी 1 लाख। नाउ नॉट अमाउंट नहीं था इसमें, कितना एंशियंट इंस्क्रिप्शन के बारे में पूछ रहा है, इसको डिजिटलाइज किया जाएगा। द नेक्स्ट इज द टोटल receipts other than borrowing is estimated at। तो टोटल रिसीट अदर देन बोरोइंग जो है उसको कितना एस्टिमेट किया गया है? सो इट इज़ नियर अबाउट दी 27.2। हाउ मैनी वेस्ट टू वेल्थ प्लांट विल बी स्टेब्लिश्ड अंडर द गोवर्धन स्कीम? सो इट इज़ 500 वेस्ट टू वेल्थ प्लांट विल बी स्टेब्लिश्ड in the Govardhan scheme। According to the budget 2023-24 EEE status is given to the Agniveer fund। EEE stands for, the EEE किसके लिए stand करता है? ठीक, so basically it is stands for the exempt किसके लिए stand करता है? exempt के लिए, ठीक। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट दी लैब ग्रोन डायमंड। लैब ग्रोन डायमंड के बारे में सुना होगा, इवन अभी जब मोदी जी मिले थे जियो बाइडन और जिल बाइडन से, ठीक है, तो उन्हें भी उन्होंने लैब ग्रोन डायमंड दिया हुआ था। क्लियर? तो इसके बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो क्या है? इनकरेक्ट है। सो तो आप देखें इसको, द करेक्ट ऑप्शन इज सी। जो सी ऑप्शन है वो क्या है? इनकरेक्ट है। दैट इज द लैब ग्रोन डायमंड आर ऑफ द इंफीरियर क्वालिटी। नो, दे आर नॉट ऑफ द इंफीरियर क्वालिटी। पहला स्टेटमेंट क्या है? द लैब ग्रोन डायमंड्स आर द लेस एक्सपेंसिव देन द माइन डायमंड। दिस इज करेक्ट। द नेक्स्ट इज लैब ग्रोन डायमंड्स take just days or the weeks to form is also correct. It is difficult to distinguish mine diamonds from the lab grown diamond. This is also correct. The next is the rubber compounding is done with। So the correct answer is all of the above। इन सारे से हम क्या कर सकते हैं? रबर कंपाउंडिंग कर सकते हैं। क्रॉस लिंकेज ऑफ द एजेंट्स, रीइंफोर्समेंट, एंटी डिग्रेडेंट एंड द कोलरेंट्स। हाउ मैनी भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट रिसोर्सेज सेंटर विल बी सेटअप ओवर द नेक्स्ट 3 years?
So the correct option is 10,000. According to the census of 2011, the number of the PVTGs in India, PVTGs कितनी हैं? 75. फिर हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स. अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं. जैसे इनकम टैक्स है, ठीक है, तो इनकम टैक्स हमारा क्या है? इनकम टैक्स हमारा डायरेक्ट टैक्स है, ठीक. प्रॉपर्टी टैक्स डायरेक्ट टैक्स है और कॉर्पोरेट टैक्स डायरेक्ट टैक्स है. बट जो जीएसटी है, जीएसटी इज नॉट एन डायरेक्ट टैक्स, इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी. नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम स्कीम्स वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? सो इट वॉज launched in the year of 2016. Next, उन्नति माल will be sent up in the, ठीक है, तो उसको कहाँ पर सेटअप किया जाएगा? यूनिटी मॉल को. तो यूनिटी मॉल will be set up in the more than one of the above, यानी कि स्टेट कैपिटल, मोस्ट प्रोमिनेंट टूरिज्म सेंटर और फाइनेंशियल कैपिटल, इसमें भी सारे में सेटअप किया जाएगा. टोटल एक्सपेंडिचर इज एस्टिमेटेड एट, टोटल हमारा जो एक्सपेंडिचर होने वाला है इस साल का वो कितना हो जाएगा? नियर अबाउट दी 45 लाख करोड़. नेक्स्ट इज दी दिस ईयर द बजट स्पीच वॉज ऑफ. इस साल का जो बजट स्पीच था वो कितने टाइम का था? सो इट वॉज दी 1 hour 31 minutes. व्हाट इज दी ड्यूरेशन ऑफ दी अमृतकाल? अमृतकाल बोला गया है क्या? पिछले आने वाले जो 25 साल है उसको अमृतकाल बोला गया है. विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द बजट डॉक्यूमेंट? किसको हम बजट डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, ठीक. तो यहाँ पर क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिमांड फॉर द ग्रांट्स, अप्रोप्रिएशन बिल एंड द फाइनेंस, सभी को हम क्या कहते हैं? सभी को हम बजट डॉक्यूमेंट्स कहते हैं. एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्लियर. नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम मेंशन्ड इन द बजट दैट अलाउज द वन टाइम न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम्स फॉर द 2 years पीरियड विद द डिपॉजिट फैसिलिटी ऑफ अप टू 2 lakhs at the fixed rate of the interest of the 7.5% with partial withdrawal of the option. यानी कि किस स्कीम के बारे में यहाँ पर ये स्टेटमेंट्स बात कर रहे हैं? सो इट इज़ दी महिला सम्मान बचत प्रास, ठीक, महिला सम्मान बचत पत्रास. फिर बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रिपेयर्स द यूनियन बजट. तो कौन जो है वो यूनियन बजट को बेसिकली प्रिपेयर करता है, ठीक. सो इट इज़ दी डिपार्टमेंट ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये बजट को प्रिपेयर करता है, ठीक है फ्रेंड्स. तो दिस वाज इट. इसमें हमने बात किया बजट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया. आई होप आपको एक बेसिकली वीडियोस अच्छी लगी हों. अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड I'll meet you in the next video. Till then, take care. Goodbye. Thank you.